हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में, जिसको हम केसी से डिनोट करते हैं और उसका एक फॉर्मूला होता है विच इज, जैसे हमारे पास कोई रिएक्शन है जिसमें ए प्लस पी रिएक्टेंट प्रेजेंट है, अगर वो कन्वर्ट हो रहे हैं सी प्लस टी में और ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी ये कंटिन्यूसली रिएक्शन हो रही है, तो उस टाइम पे केसी हमारे पास होता है सी की कॉन्सेंट्रेशन, डी की कॉन्सेंट्रेशन ओवर प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आपस में डिवाइड करते हैं। लेकिन ये एक्सप्रेशन तभी एप्लीकेबल होता है जब हमारे पास रिएक्शन में प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट कांस्टेंट वैल्यू अचीव कर लेते हैं रिएक्शन के टाइम पे, तभी ये एक्सप्रेशन एप्लीकेबल होता है। और जो इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो इंडिपेंडेंट होती है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है और इसकी एक यूनिक वैल्यू होती है, पर्टिकुलर वैल्यू हर एक रिएक्शन के लिए। और जो वैल्यू होगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की रिवर्स रिएक्शन के लिए, वो इनवर्स होती है फॉरवर्ड रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। मतलब इसके लिए अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी आता है फॉरवर्ड के लिए, तो बैकवर्ड के लिए हमारे पास 1 केसी आएगा। अब हम इसके एप्लीकेशन की बात करें तो सबसे पहले ये प्रिडिक्ट करती है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू आती है हमारे पास सॉल्व करने के बाद, वो प्रिडिक्ट करती है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये हमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताएगा कि इक्विलिब्रियम पे जब रिएक्शन है तो उस टाइम उस रिएक्शन का रेट क्या है, वो हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बताता है। ये सिर्फ हमें एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है। और जो हमारे पास केसी का मैग्नीट्यूड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन के, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। ये तो हमें इस एक्सप्रेशन से ही पता चल रहा है कि अगर हमारे पास केसी की वैल्यू हाई होगी तो जो हमारी कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट्स की वो भी हाई होगी, लेकिन उसी टाइम जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो लो होती है, क्योंकि ये इसके साथ इनवर्स रिलेशन में प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आती है प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को प्रिडिक्ट करने के लिए हम प्रिडिक्ट करते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट को। रिएक्शन कोएफिशिएंट को हम लोग Q से डिनोट करते हैं और इसकी डेफिनेशन भी सेम एज इट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरह ही होती है। जैसे हमारे पास ये रिएक्शन है, तो इसका जो रिएक्शन कोएफिशिएंट होगा वो होगा, ये जो स्टोइचियोमेट्री लगाई है मैंने आपको बताया था, ये पावर में आ जाती है। तो ऐसे ही ये सेम एज इट इज इसकी तरह ही रिएक्शन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला भी होता है। अब यहाँ पर हमारे पास दो केसेस आते हैं। अगर Q की वैल्यू Kc से ज्यादा होती है तो रिएक्शन हमारी मूव करती है रिएक्टेंट की साइड्स को, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में। और अगर Q की वैल्यू कम होती है Kc से तो रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन को प्रोडक्ट की तरफ को मूव करती है। और अगर ये दोनों वैल्यू सेम आती है तो इसका मतलब ये होता है कि रिएक्शन हमारी इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है। अब थर्ड हमारे पास आता है, थर्ड एप्लीकेशन जो है कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स आते हैं। यहाँ पर सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें किसी भी रिएक्शन के लिए बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। बैलेंस इक्वेशन मींस रिएक्टेंट की साइड को सेम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होने चाहिए, प्रोडक्ट की साइड को भी सेम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे यहाँ पर मेरे पास अगर 2A प्रेजेंट है तो यहाँ पर बैलेंस इक्वेशन, यहाँ पर भी 2 प्रेजेंट होना चाहिए, तो 2 दोनों साइड प्रेजेंट होने चाहिए। अगर यहाँ पर 1 प्रेजेंट है तो यहाँ पर भी वैसे ही, मतलब इक्वेशन जो है वो बैलेंस फॉर्म में प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर वो बैलेंस फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है तो हम उसको लिखेंगे पहले बैलेंस्ड फॉर्म में। फिर हम लिस्ट बनाते हैं हर एक सब्सटेंस की जो रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ है। जैसे सबसे पहले इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी, फिर इक्विलिब्रियम आने के बाद क्या कंसंट्रेशन रही, और जब इक्विलिब्रियम में रिएक्शन जा रही थी तब क्या कंसंट्रेशन थी। इन सब की हम लिस्ट बनाते हैं जिसको हम x मान लेते हैं। फिर हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं जो हम x को मानकर बनाते हैं, उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो इक्वेशन होती है उसके साथ बैलेंस
चेकआउट करते हैं और फिर हम अपने रिजल्ट को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो हमारी ये रिएक्शन है इसके साथ बैलेंस, इसके साथ उसका रिजल्ट चेकआउट करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? जिसमें हमें Kc की वैल्यू दी हुई है 1.8 और हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन भी दी हुई है विच इज 3.0। तो हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन 3.0 है और बाकी कंसंट्रेशंस को हम 0 मान लेते हैं। तो अब हम x के साथ इसको लिखेंगे तो 3 माइनस एक्स। अब हम इस इक्वेशन में इन वैल्यूज को पुट करेंगे। Kc में आएगा 1.8 इज इक्वल टू, इसकी कंसंट्रेशन हमने मानी है x, इसकी भी मानी है x और इसकी मानी है हमने 3 माइनस एक्स। तो हमारे पास 1.8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। आफ्टर सॉल्विंग दिस हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1.59, जिसको हम फर्दर PCl5 की कंसंट्रेशन निकालने के लिए यूज करेंगे, क्योंकि हमने उसकी कंसंट्रेशन 3 माइनस एक्स लिखी थी। तो PCl5 की आएगी 3 माइनस 1.59 और बाकी जो हमारे प्रोडक्ट्स थे उनकी कंसंट्रेशन हमने एज ए एक्स मानी थी, तो वो आएगी 1.59 मोल। तो ऐसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर हम रिएक्शन की कंसंट्रेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो दैट्स ऑल अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग ज्ञान विद विज्ञान।